नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस माइंड एट द रेट पे इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस और रेलवे विभाग के अंतर्गत लक्ष्य को देखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, बहुत ही शानदार सेशन है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से, सदन के 2/3 बहुमत से, राष्ट्रपति के आदेश से या फिर संसद के सामान्य बहुमत से। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह, जीवी मालवंकर, के एम मुंशी या फिर यूएन डेबर? प्रथम लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो थे जीवी मालवंकर। उनका लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 के बीच रहा। तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी सिन्हा या फिर मीरा कुमार? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी दोस्तों वो कौन थी? मीरा कुमार। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इनका जो पद के लिए चुनी गई थी वो कब चुनी गई थी? तो ये चुनी गई थी 2009 में। ये भी याद रखिएगा, कब चुनी गई थी? 2009 में। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की पूछ रहा क्या रहा है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान या फिर उनके राजस्व के अनुपात में स्थान? राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण संविधान की चौथी अनुसूची में कर दिया गया है। तो राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है? ये किया जाता है उनके राजस्व, उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, राज्यों की विधान परिषदों द्वारा, राज्यों की विधानसभा और विधान परिषदों द्वारा, नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्य द्वारा। राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वे चुने जाते हैं राज्यों के विधान सभाओं के द्वारा। किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। तो कहाँ पे दिया हुआ है? ए ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है या एक स्थायी सदन होता है और इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा को भंग करने का जो अधिकार दिया गया है वो किसके पास है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या उपरोक्त में से कोई नहीं? हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो देखिए, पहली बात तो राज्यसभा को भंग ही नहीं किया जा सकता है, तो काहे को उसका अधिकार राष्ट्रपति को मिलेगा, उपराष्ट्रपति को मिलेगा, सर्वोच्च न्यायालय को मिलेगा? तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 10, 15, 12, 20? राज्यसभा जो होती है वो एक उच्च सदन होता है और अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है।
तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये किस एक्ट के तहत है ये भी याद रखिएगा, ये एक्ट है 80 के अनुसार, एक्ट 80, अकॉर्डिंग टू एक्ट 80। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित की गई थी वो कौन थी? जयललिता, नरगिस दत्त, विजंती माला या फिर देविका रानी। भारत की प्रथम महिला अभिनेत्री जिसे राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था या नामित किया गया था वो कौन थी? वो थी नरगिस दत्त। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और इनका कार्यकाल क्या था? 3 अप्रैल 1980, यानी कि 1980 को इनका कार्यकाल शुरू हुआ था और 1981 में समाप्त हो गया था। चलिए आगे चलते हैं और कुछ और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर देविका रानी की बात करें तो इनको प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। या एक प्रश्न और बन सकता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री कौन है? तो देविका रानी थी। और इनको कब दिया गया था? तो 1969 में दिया गया था। तो प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित की गई थी वो कौन थी? नरगिस दत्त। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन, आकस्मिक रिक्ति में स्थान के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, अपने सभापति को अपदस्थ करना। राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत क्या आता है? तो राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत जो आता है वो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन ऑन कर दे ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके किसी भी विभाग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है या उपयुक्त में से कुछ नहीं होगा। यदि जिसकी सरकार है अगर राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो क्या होगा? जिसकी सरकार है अगर वो राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो उसे क्या करना पड़ता है? उपयुक्त में से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों राज्यों से राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है वो इस प्रकार है। झारखंड से 6, छत्तीसगढ़ से बात करें तो 5, जम्मू कश्मीर से 4, हिमाचल प्रदेश से 31। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम की बात की जा रही है तो हिमाचल प्रदेश से, माफ़ कीजिएगा, 3 सीटें। तो क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो दोस्तों राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य नहीं होता। तो यही क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? भारत में लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? तो भारत में लोकसभा का जो स्पीकर अध्यक्ष होता है उसका चयन किया जाता है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है
तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, यानी कि जो लोक सभा अध्यक्ष होता है, जब उसको अपना त्यागपत्र देना होता है तो वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या भारत के उपराष्ट्रपति को। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की, तो लोकसभा के सभी सदस्यों को के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये किया जाता है एक्ट 94 के गा के अंतर्गत। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं वर्तमान सरकार को बचाने के लिए, संविधान में संशोधन के मामले में, आपातकाल के मामले में, जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो जाए। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है? देखिए, कास्टिंग वोट काफ़ी महत्वपूर्ण वोट होता है और ये वोट तब करते हैं लोकसभा अध्यक्ष जब जो कोई विधेयक पारित होने से पहले अगर दोनों में बराबर बराबर टाई हो जाता है तो वो क्या करते हैं? अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था? बी आर जाखड़, जी वी मालवंकर, हुकुम सिंह, के एस हेगड़े। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। तो प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था वो थे जी वी मालवंकर। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, और लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो लोकसभा का जो सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री, उपर्युक्त किसी का नहीं। संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो भारत के संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो ये होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति से पहले, या व्यय नहीं कर सकते? आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो दोस्तों, अनुच्छेद 267 के अनुसार आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह राष्ट्रपति के नियंत्रण अधीन होता है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्यय के लिए किया जाता है। तो आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? संसदीय स्वीकृति से पहले व्यय कर सकता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। टू सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, या फिर अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 111, यानी कि बी और सी। तो दोस्तों, संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 110 है। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बी। टू बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्री परिषद। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? सी। टू सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, या संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, या लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अनुच्छेद 109 के अंतर्गत, तो ये जो धन विधेयक होता है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ये है एक्ट 109। क्या हो जाएगा? ये एक्ट 109।
चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? कर से संबंधित, ऋण लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। तो निम्नलिखित कौन सा विषय है जो धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये किया गया है जुर्माने और अर्थदंड से संबंधित। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों सदनों में परस्पर एक साथ, केवल विधानसभा में, केवल उच्च सदन में। तो दोस्तों राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। टू सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों, ये जो राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है ये किया जाता है एक्ट 198 के 1 के अंतर्गत। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग या व्यय विभाग। तो निम्नलिखित में से जो एक संघीय बजट की तैयारी उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है वो होता है आपका आर्थिक कार्य विभाग। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पहले, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के बाद, वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के बाद, उसका बजट की प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता। तो आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पहले। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। तो दोस्तों मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो दोस्तों ऐसे ही लगन के साथ आपको मेहनत करनी है दोस्तों। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, लाजवाब सेशन होगा फिर से एक बार दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।